हाय एवरीवन। मैं कंप्यूटर साइंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर इस वीडियो में मैं फोकस करूंगा सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच पे, क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। तो कंप्यूटर साइंस के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आएगा। बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होता, पर वो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। पर मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकता। तो अभी मैं जो फोकस कर रहा हूँ ब्रांचेस पे, वो होगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता हूँ बहुत ही बेसिक से, कि हमें एमटेक वर्सेस एमएस का डिफरेंस नहीं पता होता। तो ये डिस्कशन जनरली आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी एप्लीकेबल समझ सकते हो। तो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ वीडियो सारी ब्रांचेस के लिए है, तो इसलिए मैंने कोई ऐसा टाइटल नहीं दिया था कि ये किस ब्रांच के लिए है वीडियो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं एक डिफरेंस बताऊंगा एमटेक वर्सेस एमएस का, जो आपको यूजफुल हो सकता है आपके एडमिशन के डिसीजंस के लिए। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के प्रोग्राम्स हैं। मैं पीएचडी कंसिडर नहीं करना चाहता, मैं मास्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ। मास्टर्स के लिए हमारे पास इंडिया में दो टाइप के प्रोग्राम्स हैं। एक है एमटेक, एक है एमएस। एमटेक में भी कुछ जगह एमटेक आरए है, कुछ जगह एमटेक एचपीए है, राइट, एमटेक टीए है। तो एमटेक के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, पर सबसे पहले एक बेसिक डिस्कशन करते हैं कि एमटेक क्या होता है, एमएस क्या होता है। तो अगर मैं एमटेक की बात करूं, एमटेक एक कोर्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है। वहां पे आपके पास ज्यादा फ्रीडम होता है कि आप कौन से कोर्सेज करना चाहते हो। वो आपकी पूरी चॉइस होगी कि आपको क्या कोर्सेज करने हैं। ठीक है। और एमएस एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। वहां पे आपके पास ज्यादा चॉइस मिलेगा कि नहीं, वो आपके रिसर्च पे भी डिपेंडेंट है कि आप कौन से रिसर्च के लिए सेलेक्ट हुए हो, कौन से प्रोफेसर के अंडर सेलेक्ट हुए हो, कौन से आईआईटी में सेलेक्ट हुए हो। कुछ जगह कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा मिलता है कि कोर्स चूज करने का डिसीजन हमें मिल सकता है। तो प्रोफेसर टू प्रोफेसर वैरी करता है। पर अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊं, एमटेक एक कोर्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है। चॉइसेस ऑफ कोर्स आपके पास होंगे, डिसीजन आपका होगा। पर एमएस में क्या होगा, जो हमारा रिसर्च है, जो प्रोफेसर आपके साथ रिसर्च करना चाहता है, उस हिसाब से आपके कोर्सेस होंगे। तो ये क्यों इतना मैटर करता है कि कोर्स ओरिएंटेड है, हमें कोर्सेस अपने फ्रीडम के हिसाब से चूज करने मिल सकते हैं कि नहीं, ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं। हर चीज में हमें एक क्वेश्चन पूछना चाहिए डायरेक्टली किसी से, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप प्लेसमेंट की बात करो ना, हम अपने रेज्यूमे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपके रेज्यूमे में नो डाउट आपका पॉइंटर एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। उसी के साथ आपके प्रोजेक्ट्स जो आप करना चाहते हो, राइट, प्रोजेक्ट जो लिखोगे अपने रेज्यूमे में एमटेक के, तो वहां पे आप प्रोजेक्ट्स, आप कोर्सेस में जो असाइनमेंट्स करते हो, वही एज अ प्रोजेक्ट आपके रेज्यूमे में होता है। क्योंकि जब प्लेसमेंट लास्ट ईयर में होगा, अब तो आपका मेजर प्रोजेक्ट बस चल रहा है, वो आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो आपके जो मेजर डिफरेंसेस प्रोजेक्ट्स के जो क्रिएट करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स होते हैं कोर्सेस के। तो इसलिए हम क्या चॉइस बना रहे हैं कोर्सेस के, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, एमटेक में भी प्लेसमेंट लास्ट ईयर में होगा, एमएस में भी प्लेसमेंट लास्ट ईयर का होगा। नो मैटर कि आपका कितने साल का प्रोग्राम है, लास्ट ईयर में आपका प्लेसमेंट होगा। ऐसा आप समझ सकते हो। अभी सुनने में ऐसा लगेगा कि अच्छा, फिर एमएस तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे को कोर्सेज शायद से आप अपने फ्रीडम से मैं नहीं चूज कर सकता। पर ऐसा नहीं है। एमएस का जो एडमिशन है, मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस सीओएपी में नहीं डिस्कस कर डिक्लेयर करते। एमटेक के एडमिशन सीओएपी में आते हैं, एमएस के एडमिशन्स वो मेल के थ्रू डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी आप एमएस में सेलेक्ट होते हो ना, आप प्रोफेसर आपको कॉल करता है, आपके साथ इंटरेक्ट करता है कि क्या रिसर्च करोगे, तब आप अपने प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो कि क्या कोर्सेस मुझे करने मिलेंगे इस रिसर्च के लिए। अगर आपके कोर्सेस, आप जिस प्रोफाइल का जॉब प्रिपेयर करना चाहते हो उसके हिसाब से ही है, तो एमएस भी आपके लिए अच्छा हो गया, राइट। तो आपको सारे प्रोग्राम्स के लिए प्रिपेयर करना है। एमटेक है, एमएस है, सारे ही, क्योंकि डिसीजन आप बाद में ले सकते हो। क्योंकि आप एमएस में अगर सेलेक्ट भी होते हो, उससे आपका सीओईपी का डिसीजन खराब नहीं होता। सीओईपी एक सेपरेट प्रोसेस चल रहा है, एमएस एक सेपरेट प्रोसेस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक बेसिक बैकग्राउंड दे दिया है कि एमटेक और एमएस दोनों के लिए हमें क्यों प्रिपेयर करना है।
अब मैं बात करना चाहूंगा, एमटेक में भी तीन टाइप्स हैं। एक है एमटेक टीए है, जो 2 साल का मास्टर्स होता है। अगर आपका अच्छा रैंक है, बेहतरीन रैंक है, आपको डायरेक्ट टीए में एडमिशन मिल जाता है मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में। पर अगर आपका रैंक थोड़ा पीछे चला गया है, 1000 के आसपास है, तो आपको एमटेक आरए एमटेक एचवीए के लिए ट्राई करना होगा। एमटेक एचवीए सिर्फ आईआईटी दिल्ली में है, उसे भी आप एमटेक आरए ही समझ सकते हो। इसमें भी आपके पास पूरा चॉइस होगा कोर्सेज जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि फाइनली ये एक एमटेक प्रोग्राम है। पर एमटेक के साथ साथ आपको किसी रिसर्च पे काम करना होगा, किसी लैब में काम करना पड़ सकता है किसी प्रोफेसर के साथ। तो ये सारा आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टाइपेंड भी मिलेगा। एमटेक आरए एमटेक एचबीए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोग्राम है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 साल का मास्टर्स स्ट्रेच करके 3 साल में बनाया गया है। तो आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम की। आप ज्यादा अच्छे से आप टाइम दे पाते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए। आपको एक सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं लेने, आप कम सब्जेक्ट्स ले सकते हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम है कॉलेज में स्पेंड करने के लिए। आप अपना कोर्स वर्क ज्यादा टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने एक बेसिक डिफरेंस बताया है एमटेक आरए एमटेक एचबीए एमटेक टीए में। प्लेसमेंट वाइज किसी भी प्रोग्राम में डिफरेंस नहीं है। ओके। पर ये वीडियो मेरे हिसाब से अभी अभी से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेसिफिक जाएगा। अगर आप अभी तक किसी दूसरे ब्रांच के भी थे, फिर भी आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा। पर इसके आगे का डिस्कशन अभी मैं प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। तो मैं अभी अपनी आ, वीडियो को थोड़ा छोटा करता हूँ, ताकि हम और भी डिस्कशन कर सकें। मैं पीपीटी यूज करना चाहता हूँ एक्चुअली। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था एक्चुअली, पर वो वीडियो का प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो वीडियो में ओवरलैप हो रहा था हमारा वीडियो पीपीटी के साथ, इसलिए हम डाल नहीं पाए। अभी हम ये वापस से सेकेंड टाइम शूट कर रहे हैं, और ये वीडियो आधे घंटे का तो है एटलीस्ट। ओके। तो ये पोस्ट गेट गाइडेंस है, पर मैं सारी इंस्टीट्यूट्स नहीं कवर करूंगा। लगभग जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा डिस्कशन। एमटेक आईएससी बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग मेरा फेवरेट स्पेशलाइजेशन है। बहुत लोग वीएलएसआई अच्छा है बोलेंगे, पर मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सबसे डोमिनेटिंग स्पेशलाइजेशन है आईएससी का। आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चूज करो या फिर वीएलएसआई चूज करो, आप वीएलएसआई का प्रोफाइल बना पाओगे, क्योंकि आपके जो भी प्रोफाइल बनाने के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो कॉमन होते हैं। तो आपको वीएलएसआई मिले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिले, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप प्लेसमेंट में एनवीडिया इंटेल ये सारे टॉप कंपनीज में बैठ पाओगे। ठीक है। तो अगर आप कट ऑफ देखोगे 625 गया है लास्ट ईयर रिटन टेस्ट इंटरव्यू था क्या, ये भी आपको चेक करना चाहिए। ठीक है। और ये भी जो भी स्टेटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी टीम ने बनाया हुआ है, आपको वापस एक बार वेरीफाई करने चाहिए नंबर्स, पर आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। और आईएससी में तीन स्पेशलाइजेशंस ही हम ऑप्ट कर सकते हैं लास्ट ईयर तक। इस साल का पता नहीं मुझे, इस साल का ब्रोशर आप चेक कर लो। तीन स्पेशलाइजेशंस मतलब बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हम डाल नहीं सकते। तो इसलिए आप देखोगे कि कुछ स्पेशलाइजेशंस का कट ऑफ बहुत ही कम गया है, जो आप ओवर द टाइम देखोगे। मैं आपको शेयर करता हूँ धीरे धीरे। वीएलएसआई स्पेशलाइजेशन का देखोगे, मैक्सिमम ब्रांचेस में 950 के आसपास गया है कट ऑफ, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 670 के आसपास गया है। ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है एक तरह से। एआई स्पेशलाइजेशन जनरली सबको लगता है कि ये कोडिंग रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों ने ज्यादा प्रिफर नहीं किया होगा, इसलिए 549 कट ऑफ किया है। उनके टॉप 3 स्पेशलाइजेशंस में एआई होगा ही नहीं। तो आप अपना एक बेस्ट इससे दिमाग लगाना चाहिए। मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ कि आपको कौन से स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करने, क्योंकि मैं अगर मैं सबको बताना स्टार्ट करूँ तो वहां पे फाइनली कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा ना। आपको सोचना होगा कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चे क्या सोचेंगे ये कट ऑफ देखकर, वो उनके टॉप 3 स्पेशलाइजेशंस कौन से होंगे। तो मैं कुछ एक सेफ साइड में अपना थर्ड स्पेशलाइजेशन ऐसा रखूंगा जिसमें मेरे हाई चांसेस है कॉल आने के, और वो टॉप स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 620 के आसपास कट ऑफ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इलेक्ट्रिकल का 700 के आसपास। डेटा साइंस एंड कंप्यूटेशन एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है, इस साल तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग अट्रैक्ट हो गए, पर लास्ट ईयर तक एआई के बारे में हम कोई डिस्कशन करते ही नहीं थे ज्यादा, राइट? तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ कम है, 570 है, पर बाकी ब्रांचेस में थोड़ा ज्यादा है। सिग्नल प्रोसेसिंग 650 के आसपास कट ऑफ गया था लास्ट राउंड का। और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, इस पे मैं थोड़ा ज्यादा बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है जो बताया जाता था पहले कि ये बहुत न्यू स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो आप इसे पक्का फील करना, ऐसा बता बता के हर किसी ने फील करना स्टार्ट कर दिया आज। और आज इसका कट ऑफ ज्यादा है, 625। ओके, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि आपको कौन से स्पेशलाइजेशन फिल करना। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में आप देख सकते हो 600 के आसपास कट ऑफ गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम किसी ने भी अपने टॉप 3 में डाला नहीं होगा, तो 400 के आसपास कट ऑफ गया है। मैं प्रिफर करूंगा कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन डालना भी मत, क्योंकि मुझे पता नहीं इसके प्लेसमेंट का क्या अपॉर्चुनिटीज होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता है, पर इसमें क्या करिकुलम किस तरह से आप एक अच्छा बना सकते हो, इसका मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है। इसलिए मैं भी प्रिफर नहीं करता हूँ कि आप अपने टॉप 3 में ये रखो। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 620 के आसपास गया है, इलेक्ट्रिकल में 570 के आसपास गया है, जो बहुत ही ज्यादा सेंस बनाता है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो पहले से दिमाग में फिट किया गया है लोगों के कि ये तो आपके लिए है नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो फील ही नहीं किया बच्चों ने। और कट ऑफ जिसने डाला था किसी स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिकल में, उसका एडमिशन हो गया है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। लास्ट ईयर इंटरव्यू भी था शायद से, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है कि उसने एमटेक के लिए दिया था कि एमएस के लिए दिया था, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स है ना। मैंने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के भी मेरे पास क्वेश्चंस है, पर वो एमटेक के कि एमएस के मेरे पास अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत कम टाइम मिलता है ये सब बनाने के लिए वीडियोस, क्योंकि मैं एकदम अच्छे से पूरा रिसर्च करके अगर बनाऊंगा, वो करते करते आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पर आपको एक वीडियो नहीं मिलेगा तब तक। तो जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर करने की कोशिश कर। एमएस आईएससी बैंगलोर का बहुत स्पेशल है। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको मेल आएगा, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो, आप दुनिया खत्म होने तक वेट करते रहोगे, पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सेलेक्ट नहीं हुए हो। मेरे हिसाब से उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, और वो कुछ भी नहीं बताते। ठीक है, कुछ भी नहीं बताते। और एमएस का ये भी बताया जाता है कि अगर उन्हें एक भी स्टूडेंट पसंद नहीं आया तो किसी को भी नहीं लेंगे। तो ऐसी सारी कहानियां हैं आईएससी बैंगलोर के बारे में। और 600 के आसपास कट ऑफ होता है सारे ही स्पेशलाइजेशंस में लगभग। कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन अगर आप जाना चाहते हो तो कट ऑफ आप देख सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगभग 600 के आसपास कट ऑफ है, और इलेक्ट्रिकल में 700 है। और कंप्यूटेशनल डेटा साइंस में लगभग 675 के आसपास कट ऑफ है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 500 कट ऑफ किया था एमएस के लिए। तो ये कुछ आईएससी बैंगलोर की कहानी थी। आईएससी बैंगलोर की एमएस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपका मैथमेटिक्स का रिटन टेस्ट लेंगे, और उसके बाद आपसे एक फॉर्म फिल कराएंगे, जिसमें आपको टॉपिक्स टिक मार्क करने होंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हो रिसर्च करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ भी रिसर्च करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं ऑप्शंस फिल कर देता हूँ, ताकि मेरे चांसेस इंक्रीज हो जाए। अगर आप ऐसा सोच के फॉर्म फिल करोगे, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में जाओगे इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि उसी टॉपिक्स के रिलेटेड वो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप अगर दो तीन भी टॉपिक्स डालते हो चलेगा, पर उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ओके, तो जनरली सीमॉस के रिलेटेड ही टॉपिक्स चूज करना, सीमॉस। क्योंकि सीमॉस इन्वर्टर पे अगर आपको क्वेश्चंस पूछे, आपके पास फिक्स क्वेश्चंस है जो पूछ सकते हैं कि पीमॉस ऊपर क्यों एनमॉस नीचे की है, हम उनका पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या, पावर डेसिपेशन कितना होता है सीमॉस में, स्टैटिक पावर डेसिपेशन कितना है, डायनेमिक पावर डेसिपेशन कितना है, कैपेसिटर अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी वीडीडी में है, कितना एनर्जी हम डेसिपेट करते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। ठीक है, कितना एनर्जी स्टोर हो पाता है कैपेसिटर में। वो सब आपसे क्वेश्चंस ऐसे जनरल पूछेंगे, तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे हिसाब से आप दे पाओगे अगर आपने गेट एग्जाम का एक अच्छा प्रिपरेशन किया है।
और मैथमेटिक्स में लोग बोलते हैं कि ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, पर वो डिपेंड करता है स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन। वीएलएसआई में मुझे अब तक याद नहीं है कि किसी को ग्राफ के रिलेटेड एकदम डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन पूछा हो। ठीक है, वो वही ग्राफ्स पूछेंगे जो हमारे हमने अब तक देखे हैं सर्किट्स में या फिर किसी कॉन्फ़िगरेशन में, वैसे ही टाइप के ग्राफ्स आपको पूछेंगे। तो अब मैं बात करूंगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर का एक बहुत बड़ा रहस्य मैं आपको बताता हूँ, और कितना इररिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है एक तरह से मैं बताता हूँ। आईआईटी कानपुर अपने एमटेक के फॉर्म में, एमएस के फॉर्म में, देखो यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस में कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं। पर वो फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप इलेक्ट्रिकल के भी हो, फिर भी आपको सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच बताया जाएगा। फिर भी मैटर नहीं करता कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपको सारे चॉइसेस बताए जाएंगे, जो कि गलत है एक्चुअली। ये एमटेक के फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, पर इसके बाद की कहानी एमएस में आपको मैं बता दूं। तो अपना टॉप स्पेशलाइजेशन वीएलएसआई रखोगे सब लोग, पर उसके बाद आप सिग्नल प्रोसेसिंग भी डालोगे इलेक्ट्रिकल वाले, पर सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो आप डाल तो दियो फॉर्म में, पर उससे आपको कॉल आएगा नहीं, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस साल क्या रखा है, वो आप ब्रोशर में देख लेना एक बार। तो एमटेक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर एमएस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एमएस में बताऊंगा। तो एमटेक के लास्ट राउंड का कट ऑफ है, मुझे नहीं पता आपके पास था कि नहीं, ये लास्ट ईयर का ही लास्ट राउंड का कट ऑफ है, एग्जैक्ट कट ऑफ है। और ये वीएलएसआई का 750 गया था, और बाकी ब्रांचेस का लगभग 650 के आसपास है। तो मैं आपको क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर का रैंक वर्सेस स्कोर का भी इसमें बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आएगा एक स्लाइड में, तब तक आप वेट करिए। एमएस का बताता हूँ, सीजीपीए 7 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा उनके वेबसाइट पे लिखा है। और एक चीज, वीएलएसआई का कट ऑफ देख सकते हो 650 के आसपास गया है। बताने के लिए तो लोग बोल देते हैं कि लो गेट स्कोर पे भी मिल जाता है, पर लो गेट स्कोर पे आप देख सकते हो सिग्नल प्रोसेसिंग मिल पा रहा है, वीएलएसआई नहीं मिल पा रहा है। पर सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए भी आपको कॉल नहीं आएगा अगर आप ये मेरा वीडियो नहीं देखते तो। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप वीएलएसआई अपना पहला स्पेशलाइजेशन रखते, और आप अपना सेकंड स्पेशलाइजेशन सिग्नल प्रोसेसिंग रखते, और वो सेकंड स्पेशलाइजेशन कंसीडर ही नहीं करते। आपको चार स्पेशलाइजेशन फिल करने के लिए मिल रहे हैं, चार पांच कितने भी एमएस के लिए, पर सिर्फ पहला स्पेशलाइजेशन कंसीडर किया जाएगा। अगर आप पहला स्पेशलाइजेशन आप क्रैक कर रहे हो उनका कट ऑफ, तो आपको कॉल आएगा। बाकी स्पेशलाइजेशंस जो भी आपने सेकंड थर्ड फोर्थ पे रखे हैं प्रायोरिटी पे, वो नहीं कंसिडर किए जाएंगे प्रेफरेंसेस। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता है। और सिर्फ लो गेट स्कोर पे एडमिशन मिल जाता है बता रहा है और कोई, पर ये सारे चीजें बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यही इसी के बेसिस पे तो हमें फॉर्म फिल करने हैं। बाकी सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो सब नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ वापस से। आईआईटी खड़गपुर एमटेक, उसमें एमएस नहीं होता आईआईटी खड़गपुर में। पर कुछ स्पेशलाइजेशन में इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट नहीं इंटरव्यू होता है। तो वो सेपरेटली मेरी टीम ने लिखा होगा स्लाइड में, 60% से ज्यादा होने चाहिए, या फिर आप समझ सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। एमबीडेड में लगभग 730 के आसपास कट ऑफ गया है सारी ब्रांचेस में। वीएलएसआई में 733 के आसपास गया है। आरएफ में 612 के आसपास गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। विजन एंड इंटेलिजेंट ब्रांच के बारे में आपको पता नहीं होगा, पर बता देता हूँ, ये कंप्यूटर विजन है, ये एमएल की दुनिया है। ठीक है, एमएल की दुनिया है। ये कोई अलग ऐसा खराब स्पेशलाइजेशन ऐसा बिल्कुल मत समझना, ये सबसे टॉप स्पेशलाइजेशन है, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। कंप्यूटर विजन मतलब क्या, जैसे हम एक ऑटोमेटिक कार बनाना चाहते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना चाहते हैं। आप कैसे ड्राइव करते हो? आप अपने आंखों से देखते हो और सोचते हो कि सामने कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है तो मैं ब्रेक लगाऊंगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं फास्ट गाड़ी चला सकता हूँ। या फिर जो भी आप डिसीजंस लेते हो अपने विजन के हिसाब से लेते हो ना, तो वो कंप्यूटर विजन इंटेलिजेंस में आता है। ठीक है, तो ये एमएल का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, तो ये उस बारे में स्पेशलाइजेशन है। तो बहुत ही बेस्ट स्पेशलाइजेशन है। इवन एम्बेडेड सिस्टम बहुत ही अच्छा स्पेशलाइजेशन है, वीएलएसआई भी बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक टॉप स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे भी आप डिजिटल वीएलएसआई का प्रोफाइल बना पाओगे, और यहाँ पे भी इंटरव्यू होता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 650 के आसपास कट ऑफ है इलेक्ट्रॉनिक्स का।
और इलेक्ट्रिकल का थोड़ा ज्यादा गया है। सिग्नल्स एंड मशीन लर्निंग का अलग से एक सेपरेट स्पेशलाइजेशन भी है, जहाँ पे वो सिग्नल प्रोसेसिंग में मेरे हिसाब से इमेज प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, सब कुछ आपको कराया जाएगा। क्योंकि फाइनली जैसे मैंने बताया, सेल्फ ड्राइविंग कार में अगर आप एक रियल टाइम में वीडियो कैप्चर करोगे, राइट, विजन, आंखों आंखों से हम देख रहे हैं, तो कैमरा कैसे करेगा, एक वीडियो कैप्चर करेगा। वीडियो के हमें क्या करना होगा, वीडियो के स्क्रीनशॉट्स लेने होंगे, इमेजेस लेने होंगे, फिर वो इमेज को देख के हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे कुछ है क्या हमारे आसपास, राइट। इमेजेस हम लेंगे, राइट, एक वीडियो में से स्क्रीनशॉट्स लेंगे, पर वो इमेज एज इट इज फीड नहीं किया जाएगा आपके मॉडल को, आपके एआई के मॉडल को। क्यों? क्योंकि ह्यूज कंप्यूटेशंस परफॉर्म करना पड़ता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं एक अल्गोरिदम को। तो अल्गोरिदम का कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं, कंप्यूटेशंस कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसके लिए इमेज को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में। तो वो इमेज प्रोसेसिंग में आता है। वैसे स्पीच प्रोसेसिंग में क्या आता है, अगर सर बात करे, मैं बात करूं, फिर भी एलेक्सा समझ पाती है कि हम क्या वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं। हालांकि हाँ, हालांकि हमारा बात करने का तरीका अलग है, प्रोनाउंस करने का तरीका अलग है। ये ऑडियो को स्पीच प्रोसेसिंग के कारण पॉसिबल है। बाकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्स्ट के लिए होता है, वो स्पीच नहीं होता, वो टेक्स्ट होता है। ओके, तो वायरलेस कम्युनिकेशन 640 के आसपास कट ऑफ गया था। और कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, ये भी एक बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे 725 के आसपास कट ऑफ किया है। अब मैं आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करता हूँ। और आईआईटी दिल्ली और भी ज़्यादा स्पेशल इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा रहस्य है। ऐसे आप देख सकते हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 550 कट ऑफ किया है, तो बहुत लो गेट स्कोर है। पर साथ ही साथ उन्होंने परसेंटेज का भी कट ऑफ रखा था कि 80% अगर आपके है, या फिर 8 पॉइंटर अगर आपका है, तो ये आप कंसिडर किए जाओ। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में लास्ट ईयर नहीं, 2022 तक इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल होते थे। पर अचानक से उन्होंने लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ब्रोशर में लिखा था। पर फिर भी इलेक्ट्रिकल वालों को कॉल आया था। तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली आपको फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताया तो क्या था कि ब्रोशर में नहीं है भरना है इलेक्ट्रिकल वालों को। पर कॉल भी आया था, उन्हें इंटरव्यू भी देखा है इलेक्ट्रिकल का इंसान। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ तो नो डाउट एमएस का लो है आईआईटी दिल्ली का, पर साथ ही साथ परसेंटेज का भी कट ऑफ एक एडिशनली ऐड किया जाएगा बाद में। आपको ये पहले से नहीं बताया जाएगा, ये बाद में बताया जाएगा। हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए अलग से फॉर्म फिल करना होगा आपको आईआईटी दिल्ली में, कॉमन फॉर्म नहीं फिल करना है, सारे इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग फॉर्म फिल करना है। और बाद में आपको कभी तो पता चलेगा, अरे हम तो सिर्फ 80% वाले को कंसिडर करना चाहते थे। आ, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया है और ये हमारा गेट स्कोर क्राइटेरिया है। तो ये पहले ही बता रहा हूँ, इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने फॉर्म फिल करेंगे उसके हिसाब से परसेंटेज क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है। तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया पर बाद में बताया जाता है आपको। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी आप फिल कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है। और यहाँ पे जनरली आपको लगेगा कि आप वीएलएसआई के रिलेटेड प्रोफाइल बना पाओगे, पर मेरे हिसाब से ये वीएलएसआई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। पर कोई एक्सेप्शन मिल सकता है आपको जिसने वीएलएसआई का ही प्रोफाइल बनाया हो, पर मेरे हिसाब से नहीं है ये वीएलएसआई के स्पेसिफिक। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये वीएलएसआई के स्पेसिफिक है, इसका 600 कट ऑफ था एमएस के लिए। कम्युनिकेशन के लिए 550 कट ऑफ था, और परसेंटेज का कट ऑफ भी साथ ही साथ था। तो ये कुछ आईआईटी दिल्ली के स्पेशलाइजेशंस हैं। उसी के साथ मैं आपको और एक डिपार्टमेंट बताना चाहता हूँ। यारदी स्कूल ऑफ एआई, आईआईटी दिल्ली, इन्होंने भी अपना अलग से फॉर्म फिल कराया है। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को भी आप सर्च कर सकते हो, आईआईटी दिल्ली के फॉर्म फिल करने के टाइम आपके पास मिलेगा। तो इवन भारती स्कूल फॉर मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी एक डिपार्टमेंट है, उनका भी फॉर्म आपको अलग से फिल करना पड़ेगा। इवन एमटेक के टाइम आप आरएफडीटी शायद से, ये भी एक अलग से स्पेशलाइजेशन है, उसका भी फॉर्म आपको अलग से फिल करना होगा। इवन वीडीडीटी, ऐसा भी एक स्पेशलाइजेशन है, उसका भी एमटेक का भी एडमिशन होता है, एमएस का भी एडमिशन होता है। पर
एमएस का एमटेक का दोनों का कट ऑफ जनरली हाई जाता है थोड़ा। विंटर्स में भी एडमिशन होता है इनफैक्ट आईआईटी दिल्ली में, पर विंटर का कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। देखो मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, आईआईटी दिल्ली स्पेशल इंस्टीट्यूट इसलिए भी है, अगर आप गलती से भी यहाँ पे एमएस का क्या बोलते हो इंटरव्यू देते हो सकता है कि आपको वो एक कॉमन प्रोसेस से सेलेक्ट ना करे। ठीक है, मतलब कुछ तो वो सोच के आया होगा कि ये रिसर्च हमें इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करना है, उसके लिए वो कुछ कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। पर अगर किसी प्रोफेसर को आप पसंद आ गए, तो वो उस आपको उसके अंडर काम करने के लिए कंसिडर कर सकता है, और आपको सेपरेट प्रोसेस के थ्रू मास्टर्स एमएस के लिए आपका एडमिशन करा सकता है। तो ऐसे भी होता है, ऐसे मेरे दो स्टूडेंट्स को ऑफर मिला था। एक को एचबीए का इंटरव्यू अटेंड करते वक्त ऑफर मिला था, एक को एमएस का इंटरव्यू अटेंड करते करते ऑफर मिला था, और उनका सेपरेटली सिलेक्शन हो गया, उन्हें वापस एक सेपरेट इंटरव्यू देना पड़ा छोटा सा, और उनका उस लैब में सिलेक्ट हो गया। वो लैब में अभी वो काम करते हैं। तो आईआईटी दिल्ली थोड़ा स्पेशल इंस्टीट्यूट है। नो डाउट परसेंटेज का कट ऑफ उन्हें पहले से बताना चाहिए, पर शायद से वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फॉर्म फिल कर रहे हैं उस बेसिस पे शायद से डिसीजंस लेते होंगे। तो हाँ, 550 पे भी मिलता है कॉल, और एमटेक का कट ऑफ तो जनरली हाई जाता है। सेम एचबीए का भी 550 से लेके 600 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ जाता होगा। एचबीए भी एक 3 साल का मास्टर्स का प्रोग्राम है, पर वो एमटेक है। वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मेरे हिसाब से 28 या फिर 30 कुछ तो मिलता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बहुत हाई स्टाइपेंड मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो एक अच्छा स्पेशलाइजेशन है, टोटल फ्रीडम भी होगा आपके पास कि आप कौन से कोर्सेज करना चाहते हो। हाँ, तो ये कुछ आईआईटी दिल्ली की कहानी है। और आईआईटी दिल्ली आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो सोच सकते हो, बस वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। मेरे हिसाब से मैं अभी नवंबर में वहाँ पे गया था, कोरोना खत्म होके कब का जमाना हो गया है, पर आज भी लोग वहाँ पे मास्क लगा के घूमते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा यंग हो, आपके आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा होता नहीं। पर कभी हमारी बॉडी में जो भी हम प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमें आगे जाके लाइफ में कभी ना कभी फेस करना ही होगा। बाईपास नहीं होती कोई चीज, करना ही होगा वो सफर आपको आगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप वो चीज झेल सकते हो तो आप आईआईटी दिल्ली डेफिनेटली ट्राई करिए। अब हम बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। आईआईटी गुवाहाटी में वीएलएसआई में डायरेक्ट पीएचडी में भी आप एडमिशन ट्राई कर सकते हो। 550 कट ऑफ नहीं है, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिखा है। कट ऑफ क्या होगा इस प्रोग्राम का मुझे पता नहीं है, पर मेरे एक लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट था जिसका 550 में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो अभी आप ये मत बोलना कि उनसे कनेक्ट कराओ हमें, उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपको पर्सनली लेवल पे गाइड कर पाएंगे। पर आप इंफॉर्मेशन लो कि 550 पे सिलेक्शन हुआ है। और जोधपुर में भी मैंने लिखा है, जोधपुर में भी आप ट्राई कर सकते हो। जोधपुर में इवन सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी होगा एमटेक का, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ स्कोर वर्सेस रैंक है। आपको अगर अंदाजा लगाना होगा कि जो भी मैंने कट ऑफ्स बताए, उस स्कोर के हिसाब से रैंक क्या था। इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन दिल्ली में सेम कट ऑफ लगा था। इवन कानपुर में भी, कानपुर का तो उन्होंने एलिजिबल ही नहीं रखा है इलेक्ट्रिकल वालों को, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में। तो पर एक जो गेट स्कोर का कट ऑफ कंपैरिजन है, कट ऑफ बोल रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए आप देख सकते हो। 550 के आसपास जिसका स्कोर था उसका रैंक 1500 के आसपास था। तो 1500 के आसपास आप सोच सकते हो कि लोग आईआईटी में जा पाए डायरेक्ट पीएचडी के थ्रू या फिर आईआईटी दिल्ली के एमएस के थ्रू। ठीक है, और मैं बात करूंगा अभी आईआईटी मद्रास के बारे में। आईआईटी मद्रास में जनरली वो ऑप्शन देते हैं आपको कि आप एनालॉग में मास्टर्स करना चाहते हो, अपना रिसर्च करना चाहते हो, या फिर डिजिटल में रिसर्च करना चाहते हो। और स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई एक स्पेशलाइजेशन होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक स्पेशलाइजेशन होगा। आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स में इंटरेस्टेड हो अगर आप वीएलएसआई में जाना चाहते हो तो। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आप समझ सकते हो, ईडीसी आप समझ सकते हो। तो अगर आप वीएलएसआई में जाना चाहते हो, डिजाइन वाले फील्ड में जाना चाहते हो, तो वो है इंटीग्रेटेड सर्किट स्पेशलाइजेशन। और
ऑप्शन देंगे आपको एनालॉग फिल करना है कि डिजिटल फिल करना है, पर आप जनरली एनालॉग ही चूज करना, क्योंकि डिजिटल के लिए वो ज्यादा सेलेक्ट ही नहीं करते। हाँ। और उनका काम भी, एक्सपर्टीज भी ज्यादा एनालॉग की तरफ ही है। इन जनरल अगर मैं बताऊं, अगर आप एनालॉग में एक्सपर्टीज डेवलप करना चाहते हो, आईआईटी मद्रास आपके लिए बेस्ट है। अगर आप डिजिटल में अपना बेस्ट प्रोफाइल बनाना चाहते हो, आईआईटी बॉम्बे आपके लिए बेस्ट है। अब मुझे बताना मत कि मैंने आईएससी बैंगलोर क्यों नहीं नाम लिया, आईआईटी दिल्ली मैंने नाम क्यों नहीं लिया। जो बेस्ट है वो मैं बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, ये दो पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। और कुछ साल पहले अगर आप आते तो एनालॉग के लिए भी मैं आईआईटी बॉम्बे ही बोलता। चिंदोरकर नाम के एक प्रोफेसर थे, जो बहुत जबरदस्त एनालॉग पढ़ाते हैं। ठीक है, पर अभी उनके वीडियोस आप देखते नहीं हो एनपीटीएल के। प्रोफेसर चिंदोरकर से मैं पढ़ाई भी किया हूँ, एनपीटीएल के बहुत सारे वीडियोस भी देखा हूँ। तो मेरे को पर्सनली चिंदोरकर सर बहुत पसंद है। तो हाँ, ये कुछ कहानी है आईआईटी मद्रास की भी। और आईआईटी मद्रास में कट ऑफ कुछ लास्ट ईयर गया था गीट स्कोर का, एमएस के लिए 585। टीआई के लिए फिक्स है 650। पर नॉर्मल एमएस प्रोग्राम जो है उसका 585 गया था। पर साथ ही साथ उन्होंने भी परसेंटेज का क्राइटेरिया लगाया था कि 80%, कुछ 80% से कुछ तो ज्यादा होना चाहिए, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। पर हाँ, 640 स्कोर वाला भी नहीं सिलेक्ट हो पाया था नॉर्मल एमएस के प्रोसेस के लिए, क्योंकि उसका परसेंटेज का क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तो बताने के लिए हर कोई बता देता है कि लो गेट स्कोर पे मिल जाता है, पर ये पूरी कहानी है। क्योंकि ये कहानी है एक्चुअली। तो यहाँ पे एमएस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एमटेक आरए है। और यहाँ पे 3 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है ये। और आपको स्टाइपेंड एमटेक टीए से ज्यादा ही मिलता है। पर आपको रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू के थ्रू जाना पड़ेगा। रिटर्न टेस्ट 150 मार्क्स का कुछ तो होगा, वहाँ पे एप्टीट्यूड छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स हो गए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, इवन कंप्यूटर साइंस के भी कोडिंग के सब्जेक्ट्स हो गए। तो सबको एक कॉमन पेपर में बिठाया जाएगा। और अगर आप 40, 45, 50 मार्क्स भी स्कोर करते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहां पे आपका, अगर मैं कट ऑफ बताऊं, पहले मैंने 1800 रैंक तक भी लोगों को सेलेक्ट कराया है। इवन आईआईटी मद्रास में भी सेलेक्ट कराया है, आईआईटी बॉम्बे में भी सेलेक्ट कराया है। पर वो कहानी तब की है। मेरे पुराने वीडियोस देख के अगर कोई वीडियो बनाएगा अभी, तो फिर वो अभी रेलेवेंट नहीं रहा हिस्सा। वो कोरोना के बाद कट ऑफ उन्होंने जो इंक्रीज कर दिया था, कोरोना के बाद वो रिटर्न टेस्ट लेना बंद कर दिए थे, तो उन्होंने कट ऑफ इंक्रीज कर दिया। पर कोरोना खत्म होने के बाद उन्होंने रिटर्न टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, पर कट ऑफ चेंज नहीं किया, वापस नीचे नहीं गए वो। तो 630 के आसपास जनरल कैटेगरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाता है कट ऑफ। तो ये कुछ आईआईटी बॉम्बे की कहानी है। 40, 50 मार्क्स भी अगर आप स्कोर करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न टेस्ट के बाद। उसके बाद आपको इंटरव्यू या फिर लैब टेस्ट के थ्रू जाना होगा। बहुत ज्यादा कहानी बड़ी है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की। इतना बड़ा वीडियो हो गया, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा कहानी है नहीं। अब इसमें का पार्ट बाकी है, ठीक है। अब वापस से हम ये बंद कर देते हैं। अभी मैं आपको कुछ सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा। तो आईआईटी पटना ने भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए 30 सीट्स निकाले थे। अ, शायद से एआई स्पेशलाइजेशंस के लिए थे। तो इसका आप एक बार डेडलाइन देख लेना। मैं लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ, लास्ट ईयर के हिसाब से June 14 डेडलाइन था एआई स्पेशलाइजेशन के लिए। आईआईटी पटना 30 सीट्स थे आसपास, और उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट होगा तो ये नंबर ऑफ सीट्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे उनके लिए, अगर बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं तो। एनआईटी वरंगल ने भी सेल्फ स्पॉन्सर निकाला था, उसका भी डेडलाइन June 13 के आसपास था। तो आप देख रहे हो कि आईआईटी पटना का June 14 डेडलाइन है, एनआईटी वरंगल का June 13 है सेल्फ स्पॉन्सर्ड। वैसे एनआईटी दुर्गापुर का भी June 13 ही था। एनआईटी कर्नाटक का May 15 था। तो जनरली ये जो आपको सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के जो ब्रोशर निकलेंगे ना, ये सीसीएमटी के थ्रू नहीं होता। सीसीएमटी प्रोसेस अलग है, वो विद गेट है। विदाउट गेट जो अपॉर्चुनिटीज है, वो आपको मई के आसपास देखने मिलेंगे ब्रोशर्स। तो मई के आसपास आई इन इंस्टीट्यूट्स का आपको वेबसाइट चेक करते रहना होगा कि ये कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं क्या। तो एनआईटी कैलिकट भी निकालता है। एनआईटी कर्नाटका तो बता दिया मैंने, ठीक है। तो देखते हैं इस साल कौन कौन से निकालते हैं इंस्टीट्यूट्स। बाकी ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। उसमें इस साल टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही पूछ रहे हैं। आपका बैड लक है, लास्ट ईयर सिर्फ एप्टीट्यूड के बेसिस पे एमएस में सिलेक्शन हो रहा था।
इस बार टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही पूछ रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। मैंने पर्सनली चेक नहीं किया है कि चेक करने का टाइम ही नहीं मिला है आज तक मुझे। ये जो भी मैं बताता हूँ लास्ट ईयर के हिसाब से बताता हूँ। इस साल का आपको वेरीफाई करना होता है। बिट्स पिलानी का भी रिटर्न टेस्ट होता है, और बिट्स पिलानी में भी कॉमन रिटर्न टेस्ट होता है। सारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। उसमें अगर आप 100 मार्क्स भी स्कोर कर दिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कुछ कहानी है, हाँ, पोस्ट गेट गाइडेंस की। और हम एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में हर कोई आ सकता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के टॉपर्स, अगर आप रैंक निकाले हो तो आप आ सकते हो। बाकी अगर कोई प्रोफाइल बिल्ड करना चाहता है, किसी ने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं अपने बीटेक में, तो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए हम आपसे अलग से फीस ले सकते हैं। पर जनरल, ये सारा इन जनरल गाइडेंस के लिए कोई फीस नहीं लिया जाएगा। आप ग्रुप में आ सकते हो, ग्रुप में ही सारे डाउट्स आप अपने एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पूछ सकते हो। जो भी डेडलाइंस है, मैं भी डेडलाइंस बताऊंगा नहीं आपको कि कौन से कॉलेज का कौन सा डेडलाइन है। सिग्नेचर में भर नहीं पा रहा हूँ सर, सिग्नेचर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपने ग्रुप में आप बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करके ये कॉमन डाउट्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम आपको सिर्फ फीस ले सकते हैं, तो वो सिर्फ प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए, प्रोजेक्ट्स अगर आप कुछ हमारे साथ करना चाहते हो तो। और अगर आप कॉल पे इंटरेक्ट करना चाहते हो तो मैं तो कॉल पे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा माइग्रेन का इशू हो गया है। तो सर आपके साथ कॉल पे इंटरेक्ट करेंगे। और आपके साथ अगर मॉक इंटरव्यूज अगर आप प्लान करना चाहते हो, सर इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी है, एनालॉग सर्किट्स, लीनियर अलजेब्रा सर का, प्रोबेबिलिटी सर का फेवरेट सब्जेक्ट है, और यही सब्जेक्ट इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, और सर ने बहुत जबरदस्त तैयारी किया हुआ है वैसे, तो ये बहुत ही बेस्ट इंटरव्यू आपका ले सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज के लिए आप हमें पे कर सकते हो। अगर आप हमसे कॉल पे कंसल्टेशन लेना चाहते हो, कॉल पे कंसल्टेशन, तो हम आपको आप हमें पे कर सकते हो। अगर आप प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो हमारे साथ तो आप पे कर सकते हो। और उसके अलावा इन जनरल कोई भी डाउट है तो वो हम कर देंगे ऐसे ही सॉल्व। तो हाँ, मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में भी बहुत सारी चीजें बता दी है आपको। बाकी आप पे है पूरा, ठीक है, कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, वो आप पे है। थैंक यू। तो इतना ही था इस वीडियो में, और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।